जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ना उसका नाम है रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेंटरी। ये एक अलग फेज है, पेपर में शायद इसमें से एक सवाल आता इस फेज से आएगा, लेकिन इन्वेंट्री को समझा, जब भी कोई आपसे पूछेगा या आपसे कहेगा कि जी इन्वेंट्री का टॉपिक, तो जो उसकी पहचान होती है ना इन्वेंट्री की, वो यही फेज है। मतलब एनआरवी वाली बात एक और है, इन्वेंट्री को जी लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे रखना। ये जो रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेंट्री है ना, कि इन्वेंट्री को हमने रिकॉर्ड किस पे रखना है, मतलब उसकी कॉस्ट कैसे फाइंड करके लिखनी है। वो तो नहीं कि कॉस्ट फाइंड हो चुकी है, लेकिन वो फाइंड करनी कैसे है, ये वो हमें बताएगा रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेंट्री। रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेंट्री में दो सिस्टम होते हैं, एक को बोलते हैं पीरियोडिक सिस्टम, और एक को बोलते हैं परपेचुअल सिस्टम। इस लेक्चर के अंदर सिर्फ मैं इसका थोड़ा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन दूंगा, जब तक इसकी जर्नल एंट्रीज और इसके कुछ क्वेश्चन नहीं कर लेंगे तो इन दोनों सिस्टम को डिफाइन करना मुश्किल है। तो अभी फिलहाल हम ये देखते हैं कि पीरियोडिक सिस्टम का मतलब है आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड। क्या मतलब है इसका? आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड, आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड इन्वेंट्री को अपडेट किया जाता है। अपडेट से मुराद है कि ये देखा जाता है इन्वेंट्री बिक कितनी गई, खरीदी कितनी थी, अनसोल्ड कितनी पड़ी हुई है। जाहिर सी बात है, आप अगर किसी भी चीज के बिजनेसमैन हो तो जब भी आप लोगों को ये देखना है कि आपने इस साल खरीदी कितनी थी, रह कितनी गई, बिक कितनी गई, तो ये आपको शायद फौरन ना पता चले। आपको क्या करना पड़ेगा, जाकर अपनी बुक्स लिखनी पड़ेगी, वहां पर परचेज का डाटा देखना पड़ेगा, सेल का डाटा देखना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक का डाटा देखना पड़ेगा, जाकर फिजिकली भी हो सकता है इन्वेंट्री को देखना पड़े कि वाकई जितना हम सोच रहे हैं उतनी ही इन्वेंट्री है या नहीं है। तो इन्वेंट्री की वैल्यू करना या इन्वेंट्री को अपडेट करना या इन्वेंट्री को देखना आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम। नॉर्मल ये टाइम कितना होता है भला? 1 साल। नॉर्मल क्या टाइम होता है इसका? 1 साल। अब आपने इन्वेंट्री खरीद भी रहे हो, बेच भी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन एंड में जाकर 1 साल बाद देखोगे, अच्छा जनाब इतनी इन्वेंट्री खरीदी थी, इतनी बिक गई है, क्या इतनी वाकया पड़ी भी हुई है यार? फिजिकली जाकर आपके पास एक रजिस्टर होगा, उस रजिस्टर को देखोगे कि उसके रजिस्टर के हिसाब से इन्वेंट्री इतनी पड़ी हुई है, जाकर फिजिकली काउंट कर लोगे, अगर टैली कर गया तो ओके, और अगर टैली नहीं किया तो उसको रिकंसाइल करेंगे, भाई क्यों नहीं टैली कर रहा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम रसीद बनवा लेते हैं लेकिन अभी तक स्टॉक हमारे पास ही होता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि हमने चीज खरीदी होती है, रसीद मंगवा लेते हैं, रिकॉर्ड हो चुकी होती है, लेकिन अभी तक फिजिकली इन्वेंट्री नहीं पहुंची होती। दूसरा रिस्क एंड रिवार्ड का भी तो चक्कर होता है कि अगर हमारे पास इन्वेंट्री मौजूद है लेकिन अभी तक रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर नहीं हुए तो वो भी तो हमारी इन्वेंट्री पे ना हुई। तो दूसरा होता है परपेचुअल सिस्टम। परपेचुअल सिस्टम को ट्रांजैक्शन सिस्टम भी कहते हैं। ट्रांजैक्शन सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर इन्वेंट्री अपडेट होती है, इन्वेंट्री अपडेटेड आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन। एक साल के बाद वो नॉर्मल आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड लिखा हुआ है। नॉर्मली 1 साल, चाहे आप 15 दिन भी रख सकते हो, जी मैंने हर 15 दिन बाद अपना स्टॉक चेक किया करना है, मैंने हर 6 महीने बाद स्टॉक चेक किया करना है, हर 10 दिन बाद स्टॉक चेक करनी, वो कोई भी टाइम रख सकते हो। नॉर्मल 1 साल होता है, अगर टाइम नहीं बताया हो तो 1 साल। और परपेचुअल सिस्टम में क्या होगा? परपेचुअल का मतलब ही यही होता है, कंटिन्यूअसली।
अब आपने होता भला क्या है, पीरियोडिक सिस्टम कब अप्लाई करते हैं और परपेचुअल सिस्टम कब अप्लाई करते हैं? अच्छा मुझे ये बताएं किस सिस्टम के अंदर इन्वेंट्री खराब होने के ज्यादा चांस है, परपेचुअल में या पीरियोडिक? पीरियोडिक में। आपने साल बाद जाओगे पता नहीं इन्वेंट्री का क्या हाल हो चुका होगा। लेकिन परपेचुअल सिस्टम में क्या होता है, अब हर ट्रांजैक्शन के बाद चीजें देखते हो, इन्वेंट्री की हालत देखते हो, सब कुछ देखते हो, खरीदी कितनी है, रह कितनी गई, बाकी कितनी पड़ी हुई है। फिर उसके बाद जो ज्यादा महंगी चीजें होती है ना, उसके लिए लोग परपेचुअल सिस्टम अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि महंगी चीज खराब होना बर्दाश्त नहीं होता। अगर चीजें ज्यादा भारी हो, साइज में बड़ी हो, उसके लिए लोग फिर पीरियोडिक सिस्टम रखते हैं कि बार बार इन्वेंट्री को काउंट करना, उनको चीजों को आगे पीछे करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये पेपर में सवाल आता होता है कि जनाब हाई वैल्यू आइटम के लिए बताओ कौन सा सिस्टम सही होगा? परपेचुअल। मोस्ट फ्रीक्वेंटेड क्या है, डेली बेस पे बिकने वाली चीजें, उस पर भी परपेचुअल। पेरिशेबल गुड्स के लिए कौन सा सिस्टम सही है? परपेचुअल। लेकिन परपेचुअल टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, कॉस्टली भी होता है। टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और कॉस्टली भी होता है, इसलिए लोग इसको कम अडॉप्ट करते हैं। अदरवाइज ये कब इस्तेमाल होता है? जब महंगी चीजें हों, हाई वैल्यू आइटम के लिए, मोस्ट फ्रीक्वेंटेड वैल्यू आइटम्स के लिए। अब पीरियोडिक किसके लिए बेस्ट होता है? हाई साइज आइटम्स के लिए। हाई मतलब जो ज्यादा साइज में बड़े हो, ड्यूरेबल टाइप चीजें हो। उसके बाद लो वैल्यू आइटम्स हो, मतलब उनकी वैल्यू ज्यादा ना हो, उसके लिए वो क्या इस्तेमाल कर लेते हैं? पीरियोडिक सिस्टम। बस इसका इतना ही इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, बाकी हम दोनों को हमने इसके क्वेश्चन करने के बाद इस्तेमाल करें। उसके बाद जी, फ्रीक्वेंटेड का मतलब होता है बार बार बिकना, जैसे डेली बेस पे बिक रहा है। कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे आपका फ्रिज बनाने का काम है, फ्रीजर बेचते हो। अब फ्रीजर ना, ये नहीं कि दिन में 10 फ्रीजर बिकते हैं, तो वो तो कभी कभार बिकना है। जाहिद का दही का काम है, दूध दही का काम है। अब दूध दही का काम क्या होता है, रोजाना पता नहीं 100 कस्टमर आता होगा, 50 कस्टमर आता होगा, 20 कस्टमर आते होंगे। अब वो जो मोस्ट फ्रीक्वेंटेड किसका बिजनेस हुआ? जाहिद का, कि उसमें लोग ज्यादा इन आउट, मतलब वो आ रहे हैं, स्टॉक आप खरीद भी रहे हो, बेच भी रहे हो, खरीद भी रहे हो, बेच भी रहे हो। लेकिन वो एक दफा आप खरीद के रख लेते हो, फिर वो अगले 2-3 सालों में, 4 साल में, 5 साल में वो बिकता है। जी, रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेंट्री में जो मेन कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है वो होता है कॉस्ट फार्मूला। कॉस्ट फार्मूला, कॉस्ट फार्मूला का मतलब है कॉस्ट फाइंड करने का फार्मूला। कॉस्ट फाइंड करने का फार्मूला कहते हैं जनाब एक स्पेसिफिक फार्मूला इस्तेमाल करोगे। स्पेसिफिक मतलब जो जिस चीज की कॉस्ट फाइंड कर रहे हो उसका अपना फार्मूला। स्पेसिफिक फार्मूला क्या होता है कि जिसकी कॉस्ट फाइंड कर रहे हो उसके लिए आपको लगेगा भाई इसकी कॉस्ट फाइंड करने के लिए ये बेस्ट फार्मूला है, उसे बोलते हैं स्पेसिफिक। या वो कहता है आप एक स्पेसिफिक फार्मूला यूज करोगे, अ स्पेसिफिक कॉस्ट फार्मूला यूज्ड, अ स्पेसिफिक कॉस्ट फार्मूला यूज्ड कब? नंबर 1, नॉट ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल गुड्स, नॉट ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल गुड्स। इसका मतलब क्या है? देखिए जी, आप बनाते हो ये पेन, पेन बनाकर बेचते हो, एक स्टैंडर्ड साइज है और इसी तरह के पेन बनाकर बेचते हो आप। इसके ऊपर स्पेसिफिक फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, यहां पर आपको स्टैंडर्ड ने 2 फार्मूले सजेस्ट किए हुए हैं, वही लगा देंगे। तो फिर नॉट ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल गुड्स का मतलब क्या है? आप चीजें जो बेचते हो ना, आप कस्टमर की डिमांड पे बनाते हो। कस्टमर कहता है मुझे ये रेड कलर में चाहिए,
अब आप रेड कलर का नहीं बनाते, अब किसकी डिमांड पर बना रहे हो? कस्टमर। आपने रेड कलर के पेन बनाकर बेच दिए, खत्म होगी बात। दूसरा कस्टमर आया, कहता है जी मुझे रेड कलर के नहीं चाहिए, मुझे व्हाइट कलर के चाहिए। अब आप उसको व्हाइट कलर के पेन बनाकर बेचोगे। अब आप कस्टमर की डिमांड को मीट कर रहे हो। एक होता है स्टैंडर्ड साइज, आप कस्टमर से नहीं पूछते, बल्कि आप अपनी प्रोडक्ट बना बनाकर बेच रहे हो। जैसे हम मार्कर की बात करते हैं, एक ब्लैक मार्कर और एक ब्लू मार्कर, ये स्टैंडर्ड है, आप बनाकर बेच रहे हो। ये ऑर्डरली इंटरचेंजेबल गुड्स है। ये क्या है? ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। एक बंदा आ गया, वो कहता है जनाब आप ना मार्कर के ऊपर ना हमने ऊपर इदारे का नाम लिखवाना है। अब क्या वो स्टैंडर्ड साइज में बनाकर देगा? अब तो उसके ऊपर इदारे का नाम प्रिंट करके देगा। क्या वो मार्कर बाकी लोगों को भी बेचेगा? वो बाकी लोग वो मार्कर नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उसके ऊपर आपके इदारे का नाम लिखा हुआ है। तो इसको कहते हैं नॉट ऑर्डनरी इंटरचेंजेबल गुड्स। तो फिर कुछ स्पेसिफिक हो जाए, स्पेसिफिक गुड्स के लिए या नॉट इंटरचेंजेबल गुड्स के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होना है वो आपने खुद स्पेसिफाई करना है। ये कोई भी फार्मूला हो सकता है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। वो प्रोसेस अकाउंट हो सकता है, वो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग हो सकता है, वो सारे के सारे फार्मूलाज आगे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। हमारे सिलेबस के अंदर क्या है? हमारे सिलेबस के अंदर है कि जो ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल गुड्स है, हमारे सिलेबस में ये चीज है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। उसके लिए दो कॉस्ट फार्मूले सजेस्ट किए जाते हैं। वो कहते हैं सिमिलर आइटम के स्टैंडर्ड साइज की जो चीजें बनाते हैं ना, तो आपको इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा, कॉस्ट ज्यादा लगेगी। आप ना सिंपल दो फार्मूले इस्तेमाल करें, एक को कहते हैं FIFO और एक को कहते हैं वेटेड एवरेज। FIFO मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और वेटेड एवरेज को कहते हैं एवको, एवरेज कॉस्ट मेथड। स्पेसिफिक कॉस्ट फार्मूला यूज्ड कब? रूटीन के स्टैंडर्ड साइज के लिए नहीं, किसके लिए? स्पेसिफिक गुड्स के लिए या नॉट ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल गुड्स के लिए। तो फिर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए या स्टैंडर्ड साइज के लिए कौन सा इस्तेमाल करेंगे? वो ये फार्मूला क्यों इस्तेमाल करते हैं? कॉस्ट बचाने के लिए और टाइम बचाने के लिए। ठीक होगी बात? और ये फार्मूला इस्तेमाल कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। पहले इसकी साथ साथ अंग्रेजी पढ़ ले। स्पेसिफिक कॉस्ट इज नेसेसरी, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। अब स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट फाइंड करना। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का क्या मतलब है? कॉस्ट फाइंड करना या कॉस्ट एलोकेट करना। इज नेसेसरी कहता है स्पेसिफिक फार्मूला इस्तेमाल होगा किसके लिए? नॉट ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल गुड्स। दूसरा क्या लिखता है? गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सेग्रीगेटेड फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। नॉट इंटरचेंजेबल गुड्स या स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। स्पेसिफिक प्रोजेक्ट क्या है? सपोज दैट आपकी कंपनी है बैग बनाती है, कॉलेज बैग। एक कॉलेज का प्रोजेक्ट आ गया जी, हमें 500 बैग चाहिए। तो उसने डिजाइन भी उसने बताया और ऊपर प्रिंट वगैरह सब कुछ बता गया। तो आपका क्या होगा? ये प्रोजेक्ट कौन सा होगा? स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। इसे क्या बोलते हैं? आप बैग ही बनाते हो, लेकिन स्पेसिफिक ऑर्डर आ गया, कस्टमर की डिमांड पर आ गया, तो अब आप उसको वही 500 बनाओगे, बस खत्म, उसके बाद नहीं करोगे। ये जो नॉट इंटरचेंजेबल गुड्स का मतलब ये होता है कि आप बैग बनाते हो, लेकिन कोई बंदा आ गया, वो कहता है कि वो भी उसी तरह की चीज बनती है, लेकिन वो कहता है हमें ये चीज बना दो। हम बना सकते हैं। जैसे सपोज दैट, आसान और कर देता हूं, आप लोग ये चेयर्स बनाते हो, ये आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, चेयर्स बना रहे। एक बंदे का आ गया, वो कहता है यार ये मुझे ना रोस्टम बना कर दे या डाइस बना कर दे। अब आपका क्या रूटीन का काम है? वैसे तो आप ये नहीं कारपेंटर हो, आप बना सकते हो, फर्नीचर का काम करते हो, लेकिन आपका ऑर्डिनरी कोर्स क्या है? चेयर्स बनाना। लेकिन आपको रोस्टम का ऑर्डर आ गया। अब रोस्टम का ऑर्डर क्या है? नॉट इंटरचेंजेबल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, लेकिन आप उसको बनाकर दे सकते हो। आप उसको ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेते हो कि ठीक है, हम हमें डिजाइन दिखा दो, हम बनाकर देते हैं। तो आप बनाकर दे दोगे, तो ये भी एक तरह का क्या हो गया? स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। लेकिन ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के साथ क्या चीज है? ये नॉट ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल गुड्स, मतलब वो आपका रूटीन का काम नहीं है।
अब स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और नॉट ऑर्डनरी चेंजेबल के दरमियान में फर्क पता चला? दोबारा बताने लगा हूं। आपको चेयर्स का ही ऑर्डर आ गया, लेकिन चेयर वाला बंदा कहता है कि मुझे 500 चेयर्स चाहिए, लेकिन डिजाइन ये हो और ऊपर ये नाम प्रिंट हो। ये हो गया स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, काम आपका ही है लेकिन कुछ चीजें स्पेसिफाई हो गई। एक होता है नॉट इंटरचेंजेबल गुड्स, वो कौन सी होगी कि चेयर नहीं बनवा रहा आपसे, कोई चीज और उसी तरह की बनवा रहा है, आप बना सकते हो, वो बनाकर दोगे तो उसके ऊपर भी कौन सा फार्मूला लगेगा? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। अब बाकी कौन सी रहेगी? रूटीन की जो चीज बना बनाकर बेच रहे हो। मतलब एक आम बंदा आता है कहता जी चेयर चाहिए, ये देख लो जो हमने पहले बनाकर रखी हुई है। मतलब ना तो उसने कुछ चीज स्पेसिफाई की, वो कहता जो आप अपनी चीज से चेयर बनाते हो मुझे भी वैसे बनाकर दे दो, तो वो क्या होगा? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी। अब उसमें देखिए, however an effective way is to use any of the following cost formula for ordinarily interchangeable goods। कहता है प्रैक्टिस में ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल गुड्स के लिए हम दो फार्मूले इस्तेमाल करते हैं, एक FIFO और एक वेटेड एवरेज। एक FIFO और एक वेटेड एवरेज। बस ये अभी हमने अंग्रेजी इसकी इतनी पढ़नी है। अब हम जब तक सवाल नहीं करेंगे पूरे, हमें ये बिल्कुल ही नहीं समझ लग रही। तो पहले हम सवालों की तरफ चलते हैं। फिलहाल ये बात 2-3 लाइनें समझ लगी। मैं अब बार बार एक बात कहता हूं, जिस दिन आपको सही अकाउंटिंग समझ लग गई ना, आपने जिंदगी में कभी नहीं फेल होना। अकाउंटिंग में फेल होने का मतलब ये होता है कि अभी आपको अकाउंटिंग समझ नहीं लगी। अकाउंटिंग अगर समझ लग जाए ना, आप जितना मर्जी ब्लंडर मार के आ जाओ, पेपर गलत करके आ जाओ, जो मर्जी करके आ जाओ, पेपर फेल नहीं होता, क्योंकि इसके हर स्टेप के मार्क्स होते हैं। फेल तब होता है जब आपको एक बात का सिरे से पता ही ना। जैसे अभी हमने ये बात पढ़ी, ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल गुड्स, नॉट इंटरचेंजेबल गुड्स, इनके दरमियान में फर्क देखा, आपको पता चला कि अच्छा ये फर्क है। पेपर में वो सवाल मिसाल के तौर पर आ जाता है कि भाई हमें एक ऑर्डर मिला है, हम टेबल बनाते हैं, हमें चेयर्स बनाने का ऑर्डर मिला है। टेबल बनाते हैं, चेयर्स का ऑर्डर मिला है, तो बताओ FIFO इस्तेमाल करोगे या वेटेड एवरेज? दोनों इस्तेमाल नहीं होगा। ये कोई अनदर स्पेसिफिक फार्मूला इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये है नॉट ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल गुड्स। अगर आपको इसके फर्क का पता है तो आप लिखोगे नन ऑफ दीज, लेकिन अगर आपको फर्क ही नहीं पता तो आपने फिर तुक्का ही लगाना है, या FIFO या वेटेड एवरेज। तो इस चीज का जिस दिन आपको पूरी तरह बात सीखा करो, पूरी तरह समझा करो, फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ जी, अब आ जाए फिर FIFO पे चलते हैं। पहले तो पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लिखें, कल मैं ये आपको टाइप भी करके दे दूंगा क्वेश्चन, अभी फिलहाल लिख ले। क्वेश्चन है कि जनाब, बैलेंस ऑफ स्टॉक at 1/1/2024, 100 units at the rate of 10 each. Balance of stock at 1/1/24, 100 units at the rate of 10। इसका मतलब क्या है कि पिछले साल अनसोल्ड स्टॉक कितना रह गया था? इसका क्या मतलब है? दिसंबर 2023 के अंदर हमारे पास 100 यूनिट पड़ा हुआ था अनसोल्ड, उसका रेट क्या था? 10 रुपए। अब एट 5/1/24 परचेज्ड 500 units at the rate of 12 each। आपने 5 तारीख को 500 यूनिट खरीदे 12 रुपए के हिसाब से। एट 7/1/24 सोल्ड 300 units at the rate of 25 each। हमने 7 तारीख को 300 यूनिट बेच दिए 25 रुपए के हिसाब से। 10 तारीख को परचेज्ड 800 units at the rate of 14 each।
15 तारीख को sold 600 units at the rate of 25 each. 21-24 को परचेज रिटर्न 50 units at the rate of 14. फिर 25 तारीख को परचेज्ड 1200 units at the rate of 15 each. Sold 400 units at the rate of 25 each. हाँ जी, फिलहाल ये क्वेश्चन आप नोट करें। अब इसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं। वो हमसे रिक्वायरमेंट में क्या पूछेगा कि 31 जनवरी को आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, एक सवाल। दूसरा सवाल पूछेगा कि 31 जनवरी का कॉस्ट ऑफ सेल कितना है। तीसरा सवाल 31 जनवरी के महीने का प्रॉफिट कितना है। 3 सवाल पूछेगा आपसे, पूछ सकता है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या पूछ सकता है, कॉस्ट ऑफ सेल। तीसरी रिक्वायरमेंट क्या पूछ सकता है, प्रॉफिट। अच्छा, रिक्वायरमेंट लिख लेते हैं। रिक्वायरमेंट में सबसे पहली रिक्वायरमेंट फाइंड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। फाइंड वैल्यू ऑफ इसी बात को एक और अंदाज में भी वो कह सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टॉक विच वाज अपीयर इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी तो क्लोजिंग स्टॉक ही जाता है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर भी क्लोजिंग स्टॉक ही जाता होता है। दूसरा, फाइंड कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल किसे कहते हैं, कोई बता सकता है? वन वर्ड, जो स्टॉक सेल हुआ है वो कितने का था या जितने का बेचा, ये उसकी बात कर रहे हैं। मैंने स्टॉक बेचा, कितने का बेचा या कितने की उसकी कॉस्ट थी जो बेचा, वो है कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल, जो बेचा उसकी कॉस्ट क्या थी। ये नहीं जैसे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वो होता है कॉस्ट ऑफ सेल। उसके बाद वो कह देगा आपको कि आप ना मुझे ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करके दे, या वो कह देगा जी ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर दें, एक ही बात है। या वो कह देगा जी मुझे ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर दिखाओ। सवाल यही होगा, इसी तरह का सवाल होगा। इसकी रिक्वायरमेंट में एक रिक्वायरमेंट मिस है कि वो इसकी जर्नल एंट्री भी पास करवा सकता है, लेकिन जर्नल एंट्री किसी सिंगल ट्रांजैक्शन की होगी। जर्नल एंट्री किसी सिंगल ट्रांजैक्शन की हो। चलें जी, करें स्टार्ट फिर इसको। तो सबसे पहले हम जो मेथड पढ़ने जा रहे हैं वो मेथड है जनाब परपेचुअल सिस्टम। FIFO मेथड। क्या पढ़ने जा रहे हैं, परपेचुअल सिस्टम FIFO मेथड। क्वेश्चन तो सबने नोट कर लिया है ना, क्योंकि वैल्यूज मैंने आपसे पूछनी है, बार बार मैं स्क्रीन आगे पीछे नहीं करूंगा। हाँ जी, सबसे पहले परपेचुअल सिस्टम का फॉर्मेट बना लेते हैं। परपेचुअल सिस्टम का फॉर्मेट क्या होगा, सबसे पहले आप लिखोगे नाम एंटिटी का, उसके बाद लिखोगे स्टॉक वैल्यूएशन, इसी चीज को स्टॉक लेजर कार्ड भी कहते हैं। ये लेजर नहीं है, स्टॉक लेजर कार्ड। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे डेट,
फिर लिखेंगे यहां पर परचेज, या रसीद भी लिखते होते हैं, परचेज या रिसीट। फिर लिखेंगे सेल या इशू, सेल या इशू। सेल कब लिखते हैं? जब आपने स्टॉक रिटेलर हो तो सेल लिखते हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरर है ना तो फिर आप इशू लिखते हैं। क्यों? क्योंकि तब आपके पास होता है रॉ मटेरियल, आप रॉ मटेरियल इशू करते हो प्रोडक्शन के लिए, तो तब लफ्ज इशू इस्तेमाल करते हैं। और अगर रिटेलर हो तो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वो डायरेक्टली सेल कर देता है। फिर एक कॉलम बनेगा बैलेंस। इस तरह से आपके कॉलम बनते हैं। वैसे सिंगल कॉलम में भी हो जाता है, डबल कॉलम में, लेकिन हम एक ओरिजिनल तरीका पढ़ते हैं जिससे आपका मसाइल हल हो जाएंगे। फिर आपके ये जो 3 बॉक्स हैं, इसके अंदर फिर एक बॉक्स बनेगा क्वांटिटी का, रेट का और अमाउंट का। क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। सेल के अंदर भी क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। क्वांटिटी, रेट और नहीं तो जब मैंने इतनी स्पेस रखकर बना रहा था, पेज इतना ही आता है। ठीक है, तो अपने पेज को ना लैंडस्केप फॉर्म में कर लेना अगर कोई इशू हो तो। चले जी, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास स्टॉक का बैलेंस कितना था? सवाल लिखा है ना आपने, स्टॉक का बैलेंस कितना था? 124। 100 यूनिट से 10 रुपए के हिसाब से, 100 यूनिट थे 10 रुपए के हिसाब से। बताओ जी वैल्यू क्या बनेगी उसकी? ये बात ओके होगी? ये है बैलेंस लिखने का तरीका। अपना सवाल देखें, पहली ट्रांजैक्शन में कितने यूनिट लिखे हुए हैं? 100 यूनिट्स हैं। किस रेट पे? मैंने बैलेंस के कॉलम में जाकर 100 यूनिट लिखा और आगे उसका रेट लिखा, आगे उसकी अमाउंट लिखी। ये अमाउंट कैसे फाइंड की? 1000 में से यानी 100 में से 10 माइनस करके, ठीक है, मल्टीप्लाई करके, या ऐसा किया 3 सारी जीरो इकट्ठी करके लिख दी। 1 कॉमन है। दिमाग पर जोर दिया करो, उसके बाद बोला करो नहीं समझ लगी, पता तो चले कि नहीं, एक बंदे की आदत होती है। चले अगला नेक्स्ट, आपने 5 तारीख को क्या किया था पता है? परचेज। कितने यूनिट? 500 यूनिट। चले जी, जैसे नहीं लिखा सवाल उनको भी दर्शन करवा देते हैं सवाल के। 500 यूनिट खरीदे, किस रेट पे? 12 रुपए के हिसाब से। बताओ किस कॉलम में लिखोगे? परचेज के कॉलम में। डेट लिखेंगे 5/1/24। कितने यूनिट? किस रेट के हिसाब से? 12 रुपए के हिसाब से। कितना आ जाएगा? 6000। अब क्योंकि ये परपेचुअल सिस्टम है, आपका जो बैलेंस वाला कॉलम है ना, हर ट्रांजैक्शन के बाद अपडेट होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। बस आपका ये जो बैलेंस वाला कॉलम है, ये हर ट्रांजैक्शन के बाद अपडेट होगा। हर ट्रांजैक्शन, चाहे आपने खरीदा, बेचा, रिटर्न किया, कुछ भी किया, आपका लास्ट कॉलम जरूर अपडेट होगा। परपेचुअल सिस्टम, क्योंकि हर जिसे ट्रांजैक्शन सिस्टम ही तो कहते हैं। हाँ जी। अब बताएं, बैलेंस के अंदर 100 यूनिट आपके पास पड़ा था 10 रुपए वाला, और अब 500 यूनिट आपके पास आ गए 12 रुपए वाले। बैलेंस में क्या लिखा? आपके पास पहले कितना पड़ा हुआ था? 100 यूनिट। आपने पहले वो लिखा, फिर आपने कितने खरीदे? 500। अब इस टाइम आपके पास
100 यूनिट 10 रुपए वाला अवेलेबल है आपके स्टॉक के अंदर, स्टोर रूम के अंदर, और 500 यूनिट 12 रुपए के हिसाब से है। और एक बात का क्या रखना है, FIFO मेथड के अंदर यूनिट कभी भी इकट्ठे नहीं करने। यूनिट कभी भी 10 रुपए वाले अलग रखो, 12 रुपए वाले अलग रखो, फिर इकट्ठे कर सकते हैं। लेकिन फिर डेट चेंज होती है ना, तो इसको अलग ही रखना है। उसके बाद नेक्स्ट डेट क्या है? 7 हाँ जी, खरीदे या बेचे? कितने? 300 यूनिट। ये आखिरी बात इसकी होने लगी है, इसके बाद ये पॉइंट खत्म। तो सारे इधर गौर करें, कितने यूनिट बेचे? 300। मेथड कौन सा है? FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो आपने जो 300 बेचा है ना, भला कौन सा बेचा है? 100 यूनिट 10 रुपए वाला और 200 यूनिट 12 रुपए वाला। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले खरीदे हुए पड़े हुए उसको पहले लिखना है। आपके पास 100 यूनिट पहले से पड़ा हुआ था, पहले उसको आउट करो, फिर 200 वो सारे आउट हो गए, अब मजीद 200 और आउट करना है, तो वो फिर 12 रुपए वाला आउट करो। अब एक बात यहां और इंपॉर्टेंट है जो आपने अभी नहीं पूछी, रेट 25 रुपए इस्तेमाल नहीं किया। रेट कौन सा इस्तेमाल किया? उसकी कॉस्ट वाला, सेल वाला नहीं इस्तेमाल किया। तो याद रखें, स्टॉक लेजर कार्ड के अंदर ना रेट कभी भी सेल वाला नहीं आएगा, हमेशा कॉस्ट वाला आएगा। चाहे आपने बेचा है, चाहे आपने खरीदा है, चाहे आपने बैलेंस में रखा हुआ है, स्टॉक लेजर कार्ड के अंदर क्या चीज आएगी? अब मुझे खुद बताएं, आपके स्टॉक से 25 रुपए के हिसाब से माइनस होगा या जिस रेट पे खरीदा हुआ है उस रेट से माइनस होगा? मैंने कहा जी मेरा 10 रुपए वाला पेन पड़ा हुआ है, अब मैं जब आउट हुआ तो मैं ये कहूंगा 10 रुपए वाला पेन आउट हुआ, ये नहीं कहूंगा 25 रुपए वाला पेन आउट हुआ। 25 रुपए का तो बेच रहा हूं, लेकिन मेरे स्टॉक में मैंने प्लस माइनस कर रहा हूं। तो स्टॉक में प्लस भी कॉस्ट से होता है, माइनस भी कॉस्ट से होता है। ये फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट की समय लगी। दोबारा देख लें कि हमने, हमारे पास 300 यूनिट बेचे, 300 में से हमने ये देखना है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अपने बैलेंस में देखिए, जो पहले खरीदे हुए हैं उन्हें पहले आउट करना है। तो पहला कौन सा था? 10 रुपए वाले, उसको आउट किया 100, बाकी मजीद कितने आउट करने? 200, वो फिर अगले यूनिट से आउट करें। इस तरह से आपने 300 यूनिट आउट करना है। अब बाकी बैलेंस में कितना रह गया? आप अमाउंट लिख ले 1024। अब बताओ बैलेंस में कितना लिखूं? बैलेंस में कितना लिखूं? 100 भी गया, 500 में से 200 भी गया, बाकी क्या बच गया? किस रेट वाला? तो ये मेरी सेल की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। खरीदूंगा तो वैसे लिख दूंगा जाके, बेचूंगा तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। 7 तारीख के बाद कौन सी तारीख है? 10 को क्या किया आपने? 800 यूनिट खरीदे, किस रेट पे? 14। कितनी अमाउंट आ गई? इसमें वो 500 पहले नहीं लिखेंगे जो पहले परचेज किया? वो तो बैलेंस में लिखेंगे ना। ये तो अभी परचेज के कॉलम में तो वो 500 तो पहले लिखा हुआ नहीं पड़ा। परचेज के कॉलम में सिर्फ ट्रांजैक्शन लिखनी, बैलेंस के कॉलम में टोटल लिखनी। आज कितना की 112 200। अब मैं यहां पर क्या लिखूंगा? पहले 300 लिखूंगा 12 रुपए वाला, और फिर 800 लिखूंगा 14 रुपए वाला। चले जी, किस बात? देखिए आपने 800 यूनिट खरीदे, 800 खरीदे। अब बैलेंस में कोई पहला स्टॉक पड़ा हुआ था आपके पास? कितना? 300, वो लिखा पहले, और मजीद कितने हैं? 800। अब आपका स्टॉक में कितना पड़ा हुआ है? 312 रुपए वाले और 14 रुपए वाले 800। ये बैलेंस में पड़ा। तो ये तो बिल्कुल देसी सा काम है। अब नेक्स्ट आए जी 15 तारीख।
क्या किया है आपने 15 तारीख को? सेल कितने यूनिट? अब कैसे बेचेंगे? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, 312 वाले और 300, तो लिखेंगे भी ऐसे ही 312 रुपए वाले और 300, अमाउंट उनकी बता दें, ये बन गया 3600। अब आपके स्टॉक में कितना पड़ा हुआ है? 500। किस रेट वाले पड़े हुए हैं? कितना आ गया? हाँ। 15 के बाद क्या हुआ? परचेज रिटर्न कितने यूनिट है? 50 यूनिट माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। किस रेट वाले थे? कितना आ गया? 700। अब आप क्या करेंगे? यूनिट परचेज रिटर्न है ना, तो यूनिट में से यूनिट माइनस करेंगे और अमाउंट के कॉलम में से अमाउंट। रेट के ऊपर साइन लगाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि रेट थोड़ी प्लस माइनस हो रहा है। अब यहां पर आए, आपके पास बैलेंस के कॉलम के अंदर पहले पड़ा था 500 यूनिट, 500 तो वापस कर दिया। अब कितना रह गया? 450। पहले 500 नहीं लिखेंगे सर? कौन सा 500? माइनस कर देंगे। अच्छा, पहले 500 भी लिख देते, फिर 450 भी लिख देते, आप ऐसे कर लें। लेकिन आपके बैलेंस में यूनिट कितने हैं? 4.5। आपको पता है, आपकी क्लास पढ़ते हुए मुझे बोरियत होती नहीं, कोई ना कोई लतीफा, कोई ना कोई मसला आता ही रहता है। नहीं तो मैं लगी पक्का हम मजाक कर रहे हैं। हाँ जी, कितनी वैल्यू आएगी? बैलेंस में पहले तब लिखते हैं जब मैं ऐड हूं, पहले वाले भी लिखते हैं और जो ऐड हुए वो भी लिखते हैं। ये तो उसमें से निकाल रहे हैं, 500 में से निकाल रहे हैं 50 यूनिट, वापस सप्लायर को वापस कर दी, तो अब 500 नहीं रहा, वो कितने रह गया? 450। अब 25 तारीख क्या किया आपने? 25 कितने यूनिट परचेज? 1200। किस रेट पे? कितनी वैल्यू आ गई? अब आए जरा, अब पहले लिखेंगे 450 एज इट इज, 14 रुपए वाला, वो भी हमारे बैलेंस में पड़ा हुआ है, और 1200 लिखेंगे 15 रुपए वाला, कितना? 18,000। डन? चले जी, अगली डेट। कितने यूनिट चल के? 400। किस किस रेट वाले? 25 रुपए वाले। रेट कॉस्ट वाला ले लें। रेट तो 400 का 400 यूनिट कौन सा सेल हो जाएगा? 14। कितना आ गया? 5,600। अब बैलेंस में कितना रह गया? 50 रह गया 14 रुपए वाले, ये 700 आएगा, और 1200 रह गए 15 रुपए वाले 18। खत्म। अब आपके सारे सवालों का जवाब यहां से हम ढूंढते हैं। पहले तो ये स्टॉक लेजर कार्ड को, इसके क्या क्या नाम है? स्टॉक वैल्यूएशन, स्टॉक लेजर कार्ड, और इसको बिन कार्ड भी बोलते हैं। बिन का मतलब होता है किसी जगह के अंदर रखने के लिए कोई जगह, बिन उसे बोलते हैं, डब्बे को कहते हैं वैसे। तो स्टॉक जहां पर पड़ा होता है ना, उसे भी बिन कार्ड भी बोला था। सेल रिटर्न वो भी करवाऊंगा, अभी तो एक सवाल बेसिक क्वेश्चन जी। ये स्टॉक लेजर कार्ड हमने बनाया, अभी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की। अब सबसे पहला सवाल उसका क्या था? क्लोजिंग स्टॉक। तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ। क्लोजिंग स्टॉक किसे कहते हैं? जो एंड पे रह जाए, जो अनसोल्ड पड़ा हो। यहां तक अगर वो आपके स्टॉक को डैमेज नहीं करता तो यही जवाब है। अगर वो डैमेज कर देगा तो कॉस्ट गिवन है, एनआरवी फाइंड करके फिर लिखेंगे लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। ये क्या फाइंड किया? कॉस्ट। ये क्या फाइंड किया है? अगर आपका स्टॉक डैमेज नहीं होता, आउट ऑफ फैशन नहीं होता, आपके स्टॉक को कुछ नहीं होता, यही क्लोजिंग स्टॉक है। लेकिन अगर सवाल के अंदर वो कह दे जी 50 यूनिट 14 रुपए वाला ना डैमेज हो गया, आप 10 रुपए का बेच सकता है, तो फिर हम एक एनआरवी का कॉलम बनाएंगे। इसके साथ ही आगे या अलग से बना लेंगे,
यहां पर हम जब क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करेंगे ना, अब पहला सवाल है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में आपके यूनिट लिख लो ना, कॉस्ट पर यूनिट और अमाउंट। 50 यूनिट पड़े हैं 14 रुपए वाले और 1200 यूनिट पड़े हैं, 15 रुपए बंद। ये 700 वैल्यू आ गई। 18,000। फिलहाल आपका आंसर आ गया 18,000। अगर वो इसी स्टॉक के अंदर कोई डैमेज वाला एलिमेंट भी ऐड कर देता तो हम एक कॉलम बनाते, ये तो कॉस्ट का कॉलम बना ना, फिर एक एनआरवी का कॉलम भी बनाते। हम देखते हैं भी एनआरवी उसकी कितनी है, तो फिर देखते हैं कि एनआरवी कम है या कॉस्ट। वो सवाल करवाऊंगा। पहले हम मेन सीख रहे हैं परपेचुअल सिस्टम के अंदर फाइफो और परपेचुअल सिस्टम के अंदर वेटेड एवरेज, दो बातें सीख रहे हैं फिर। तो ये आपके पास पहली बात होगी, क्लोजिंग स्टॉक फाइंड हो गया। ट्रांजैक्शंस के बीच में डेप्रिशिएट कर देंगे। डेप्रिसिएशन ना नॉन करंट एसेट की होती है, पीपीई की, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसकी लाइफ 1 साल से, ये गुनाह है। दो चीजें उनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा भी हो तो भी करंट एसेट होते हैं। पता है वो कौन सी दो चीजें? एक इन्वेंट्री और एक अकाउंट रिसीवेबल। ये कभी जिंदगी में हमने पढ़ा था। दो चीजें वो हमेशा क्या होंगे? करंट एसेट होंगे, चाहे उनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा भी हो। वो क्या? और कुछ चीजें चाहे उनकी एक लाइफ 1 साल से ज्यादा भी हो फिर भी वो एक्सपेंस होते हैं। वो है स्टेशनरी, लूज टूल्स, ऑफिस सप्लाईज, वो जो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट के अंदर आती है चीजें। उसके बाद उसने दूसरी रिक्वायरमेंट क्या पूछी है? कॉस्ट ऑफ सेल का फार्मूला आता है? ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? कॉस्ट ऑफ सेल का फार्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। हम ना माइनस परचेज रिटर्न की बजाय ना हम लिख देते हैं नेट परचेज माइनस। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक तो मैं आपको बता देता हूं 1000 था, ऐसा है या नहीं? ओपनिंग स्टॉक 100 यूनिट थे 10 रुपए वाले। यस। ओपनिंग स्टॉक हमारा क्या था? 100 बैलेंस हमारा था 100 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए। क्लोजिंग स्टॉक भी चलो मैं बता देता हूं 18,700 माइनस परचेजेस। ये आपने ये बना तो लिया, ये परचेजेस है जनाब, इसको प्लस कर लो। ये परचेजेस की अमाउंट है ना सारी। नेट करना है ना तो 700 माइनस करके कर लो। 6000 प्लस 11,200 माइनस 700 प्लस 18,000। 34,000। लो जी, 700 माइनस किया था ना, ये मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये तो कोई पुराना फार्मूला है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस, तो परचेजेस वाला सारा कॉलम ऐड कर दो, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक लिख दो, आंसर आ जाएगा। कितना? 1000 जमा 34,500 माइनस 18,700 16,000। इसका मतलब भला क्या है? जो स्टॉक आपने बेचा ये उसकी कॉस्ट, मतलब इतने का खरीदा हुआ है, इतने का। अब लिख लिया। एक जादू दिखाऊं, आप ऐसा करो कि ये जो सेल वाला कॉलम है ना, इसको जरा प्लस करो। इस सेल वाले कॉलम की वैल्यूज को ऐड करो, 16,800। ये भी कॉस्ट ऑफ सेल वाला कॉलम है। हम इसकी वैल्यू जो लिख रहे थे वो उसकी सेल वैल्यू पे लिख रहे थे या कॉस्ट? ये जो कॉलम है ना, ये बेसिकली कॉलम है जो स्टॉक बिका है उसकी कॉस्ट। ऐसा है? जो स्टॉक सेल हुआ है हम उसको उसकी कॉस्ट पे लिख रहे थे, तो ये भी तो कॉस्ट ऑफ सेल ही हुआ ना। तो परपेचुअल सिस्टम के अंदर या तो आप फार्मूला याद रखो, वो तो याद रखने की जरूरत नहीं, आपको पता है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, या आप सेल वाले भी अमाउंट ऐड कर लो, वो भी आपका क्या होगा? कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक होगी बात? ये तो हो गया हमारा परपेचुअल। अब एक चीज रह गई, क्या बोला? ग्रॉस प्रॉफिट।
ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला होता है जनाब सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल। आपको पता है आपके कितने यूनिट बिके हैं? अपने सवाल में जाओ, कितने यूनिट सेल हुए हैं बता सकते हो? अलग अलग ही बता दो। पहले कितने बेचे थे? 500, नहीं पहले 300, फिर 600, फिर यही बेचे है ना? यस और किस रेट पे बेचे थे? 25 रुपए के हिसाब से, सारे 25 रुपए के हिसाब से बेचे थे, तो ये सेल आ गई। जो यूनिट बेचे उसको अगर सेल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल आएगा, अगर उनको कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल आएगा। जो यूनिट बेचे उसको सेल पे मल्टीप्लाई करोगे तो सेल आएगा, उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल आएगा। रेट्स रेट तो 25 रुपए से मल्टीप्लाई कर दो, 25 रुपए पे बेचे है ना। अब देखिए जरा अपना सवाल देखिए, सवाल जितने भी यूनिट बेचे किस रेट पे बेचे? 300 यूनिट किस रेट पे बेचे? फिर 600 बेचे, वो भी 25 पे, फिर 400 बेचे एंड पे, वो भी 25। तो उनकी सेल वैल्यू फाइंड कर रहा हूं। अगर आपसे कोई पूछे भी मैंने ये इतने यूनिट बेचे और इस रेट पे बेचे हैं, तो भाई उसको मल्टीप्लाई करके सेल वैल्यू आ जाएगी। कितनी वैल्यू पहली आ गई? 7500 दूसरी, 15000 तीसरी, 10000 सबको प्लस किया, 32500 ये क्या चीज हमारे पास आई है? सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल। 16000 या तो आप दोबारा फार्मूला लिख लें, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, या डायरेक्ट लिख लें, आपकी अपनी मर्जी। अगर यहां पर वो अपने तरीके से करते तो ये करते 1000 प्लस परचेज कितना था? नेट परचेज नेट परचेज ही 34,500 माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 18,000 माइनस किया तो टोटल कितना आ गया? 16,800 यस माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 15,000। तो ये हमारे पास सारे सवालों के जवाब। ये ट्रेडिंग अकाउंट भी है, और अगर वो हमें कहता है जी ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करें तो ये उसका ग्रॉस प्रॉफिट। परपेचुअल सिस्टम FIFO मेथड कंप्लीट हो गया। परपेचुअल सिस्टम और चलिए जी।